हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं और इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम MHD 04 की 5 इकाई तक समाप्त कर चुके हैं, उस पर हम बातचीत चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए MHD 04 कोर्स की इकाई 6, जिसमें हम स्कंदगुप्त जो नाटक था जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, उसकी रंगमंचीय संभावनाओं पर बातचीत करेंगे। स्कंदगुप्त में दृश्य योजना और रंगमंचीयता, स्कंदगुप्त में भाषा, संवाद और अभिनय, और स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो गीत रचना, गीत सृष्टि की गई है, उस पर भी हम विस्तार से इस लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए ज़रूरी है कि नाटक की भाषा, विशेषकर संवादों की भाषा पर विचार किया जाए, है ना। ये तो आवश्यक है ना। अगर रंगमंच पर प्रस्तुति करनी है हमने, तो हमारे लिए क्या आवश्यक है कि नाटक की भाषा, जिस नाटक का हमने रंगमंच पर प्रस्तुत करना है, जिस नाटक को, उसकी भाषा, विशेषकर उसके संवाद जो हैं, पात्रों के संवाद, जो डायलॉग्स हैं, उनकी भाषा पर विचार किया जाए। प्रसाद के संवाद क्या मंच पर प्रस्तुति के लिए उपयुक्त हैं? वे पात्रों, उनकी मनोदशाओं और नाटक के क्रिया व्यापार को गति देने के लिए किस सीमा तक प्रभावशाली माने जा सकते हैं? प्रसाद छायावादी कवि थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या उनके संवादों पर काव्यगत विशेषताओं का प्रभाव है? क्या नाटकीयता और अभिनेता की दृष्टि से वे सफल कहे जा सकते हैं? तो हम जब प्रसाद जी के नाटकों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसे बहुत से प्रश्न, या हम जब स्कंदगुप्त नाटक की रंगमंचीयता की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे मन में उभरते हैं, हमारे मन में आते हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर ही लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बेटे, नाटक की सबसे बड़ी पहचान उसकी अभिनेता है। रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए यह आवश्यक हो जाता है ना। और हम इस बात का विश्लेषण करें कि उसका अभिनय किस हद तक सफल हो। स्कंदगुप्त नाटक के प्रत्येक अंक में गीतों को शामिल किया गया है ना। जब अगर आपने स्कंदगुप्त नाटक पढ़ लिया और आप उससे परिचित हो गए, तो आपको यह भली भांति मालूम होगा कि उसके लगभग हर अंक में, प्रत्येक अंक में गीतों मतलब गीत जो है, गायन शैली जो है, गीतों को शामिल किया गया है। प्रसाद जी के यह गीत किस तरह के हैं? उनसे नाटक का प्रभाव विस्तारित हुआ है या बाधित हुआ है? गीतों में निहित काव्य सौंदर्य पर भी हम इस इकाई में विचार करने वाले हैं। स्कंदगुप्त में दृश्य योजना और रंगमंचीयता। बेटे, स्कंदगुप्त की जो कथा वस्तु है, उसमें 33 दृश्यों में उसको प्रस्तुत किया गया है, अर्थात 33 बार, 33 मतलब 33 बार दृश्य परिवर्तन करते हुए नाटक को दिखलाने में कितना समय लगेगा, इसका सहज ही अनुभव लगाया जा सकता है। इतने दृश्यों के नाटक को रंगमंच पर दिखलाने की योजना और दर्शकों का आदि से अंत तक बैठे हुए उसे देखना, यह कुछ व्यवहारिक ज्ञात नहीं होता। अतः इसमें हमें कुछ असहजता महसूस होती है कि इतनी देर तक, इतनी बार, मतलब 33 बार दृश्यों को बदलना, और जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, है ना, श्रोता हैं, देखने वाले हैं, तो इतनी देर तक उनका इस इंतज़ार करना दृश्यों को बदलने का या देखने का, या इतना लंबा बैठना, तो यह हमें कुछ व्यवहारिक नज़र नहीं आता है।
इसके अतिरिक्त कुछ ही दृश्यों के कुछ रंग व्यापार सघन और सरल भी हैं। अधिकतर दृश्यों के रंग व्यापार शिथिल और उबाने वाले से प्रतीत होते हैं। उनका रूप कितना भी काव्यात्मक क्यों ना हो, रंगशाला में बैठकर देखते सुनते हुए संवेदना में सहभागी होना दुष्कर लग सकता है। एक दृश्य दूसरे दृश्य से कितना भिन्न है, बहुत भिन्न है। ठीक है, इस बात की जानकारी भी आपको तभी मिलेगी जब आप स्कंदगुप्त नाटक को पढ़ोगे। ठीक है, तब आपको यह मालूम होगा, पता चलेगा कि एक दृश्य दूसरे दृश्य से बहुत भिन्न है। एक ही दृश्य योजना, दृश्य सज्जा को समेटकर दूसरे की दृश्य सज्जा की योजना करने में बहुत समय लगता है। अर्थात एक दृश्य को बदलकर जब हम दूसरे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं तो जो रंगमंच की साज सज्जा है ना, तो उसको बदलने में भी काफ़ी समय जो है लग जाता है। बहुत देर का अंतराल या मौन रंग कार्य को आरोचक बना देता है। गत्यात्मक प्रवाह में भी नाटक प्रदर्शन का मूलभूत सौंदर्य होता है। वस्तुवादी दृश्य योजना को अव्यवहारिक पाकर कुछ रंगकर्मियों ने प्रतीकात्मक रंग विधान में स्कंदगुप्तों को मंचित करने का प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थियों, स्कंदगुप्त में बहुतायत से ऐसे दृश्यों को संयोजित किया गया है जो अतिशय रोमांचक हैं। वे चमत्कार और कौतुक को बढ़ाने के कारण ही आकर्षक लगते हैं। नाटक की दृश्यावली में स्कंदवार, राजमंदिर, मदिरापान और नृत्य, अर्धरात्रि, अंधकार, शमशान, पर्णकुटीर, वन उपवन, कुंज, दुर्ग, रणक्षेत्र, राजपथ, राजप्रसाद, नदी तट, सेतु, युद्ध, स्तूप, समाधि, ना जाने ऐसे कितने ही शब्द, रत्नाग्रह, स्वागत समारोह, उद्यान, अभियान, है ना, तो आदि विभिन्न रंग रूप वाले दृश्यों की पृष्ठभूमि में रचा गया यह नाटक जो है वह रंगमंचीय प्रस्तुति के समय दृश्यबंध और दृश्य सज्जा को काफ़ी हद तक अव्यवहारिक बना देता है। इस विषय में बाबू गुलाब राय जी लिखते हैं कि उनमें युद्ध, अभिमान आदि ऐसे दृश्य हैं जो रंगमंच पर काफ़ी गड़बड़ करेंगे। स्पष्ट है कि ऐसे दृश्यों को रंगमंच की यथार्थवादी या वस्तुवादी शैली में यथातथ्य रूप में प्रत्यक्ष दिखलाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव सा प्रतीत होता है। दृश्यों के स्वरूप और वैविध्य को देखने से ऐसा विदित होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक की दृश्य योजना जो है वह पारसी रंगमंच की तरह चित्रांकित पर्दों का उपयोग कर दृश्यों को दिखलाने के लिए है ना। प्रसाद के नाटकों, जैसे किसी भी नाटक का हम नाम ले लें, चंद्रगुप्त का नाम ले लें या स्कंदगुप्त का नाम ले लें, इन नाटकों की दृश्य योजना की रंगमंच प्रस्तुति के लिए भारतीय प्राचीन काव्यात्मक जो रंगशाला है या रंगभूमि है, भित्ति चित्रों एवं नाट्यधर्मी सांकेतिक दृश्य योजना को लक्ष्य कर उन्हें अपनाने का प्रस्ताव भी यहाँ रखा जा सकता है। किंतु ऐसी रंगशालाएं जो हैं वह अब सुलभ नहीं है, इसका अभाव है। तो प्रसाद जी के स्कंदगुप्त की दृश्य योजना जो है वह पारसी रंगमंच की दृश्य योजना से ही अधिक प्रभावित प्रतीत होती है। उसमें क्या है, उसमें डरावनी रात के गहन अंधकार में अभिसार का जो दृश्य है, षड्यंत्र है, हत्या है, अपहरण है, नृशंसता है, प्रपंच बुद्धि के अविचार के जो दृश्य हैं वे बच्चों जिस प्रकार चौंकाने वाले हैं ना, उसी प्रकार के दृश्य पारसी रंगमंच के भी उपजीव्य थे। तो इससे हमें क्या लगता है, इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पारसी रंगमंच की छाप उसकी दृश्य योजना पर है। इतना होते हुए भी स्कंदगुप्त को जब कभी पारसी रंगमंच के नाटकों की तरह
विभिन्न पर्दों की सहायता से प्रस्तुत किया गया तो अभिनय असफल ही रहा। अभिनय क्या रहा? असफल रहा। इस रंगमंच की दृष्टि से भी स्कंदगुप्त का दृश्य संयोजन जो है वह सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वही बात है कि पात्रों की अधिकता थी और दूसरा भाषा की क्लिष्टता थी। ठीक है। स्कंदगुप्त की दृश्य सज्जा क्यों रंगमंच पर बिखर जाती है अथवा दृश्य संयोजन सुविधाजनक नहीं होता, इसके कई कारण बन जाते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं बेटे? पहला तो देखो, एक प्रमुख कारण तो है दृश्यों के स्वरूप में विषमता, है ना। दृश्यों का जो स्वरूप है उसमें विषमता है, कठिनता है। कुछ दृश्य तो इतने सघन और नाटकीय हैं, है ना, और कुछ बहुत ही शिथिल और नाटकीय और उबाने वाले हैं। मतलब कुछ दृश्यों को देख करके तो जो सामने बैठा है, श्रोता है या जो देखने वाला है, कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो उसको अच्छे लगते हैं, उसके मन को भाते हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ दृश्य ऐसे भी हैं जो बहुत अनाटकीय होते हैं या उबाने वाले होते हैं, जो देखने वाले को, श्रोता को, सुनने वाले को, देखने वाले को पसंद नहीं आते। अतः प्रस्तुतिकरण का प्रभाव जो है वो हमेशा एक सा नहीं बना रहता, वो बदलता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगी तो कभी कोई चीज़ कोई अच्छी नहीं लगी, कोई दृश्य अच्छा लगा तो कोई दृश्य अच्छा नहीं लगा। तो जैसे हम स्कंदगुप्त आपने जिन विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है उनको पता होगा, स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में ही यह देखा जा सकता है कि पहले दो दृश्य तो पर्याप्त सघन और नाटकीय हैं। पहले दो दृश्य तो पर्याप्त सघन हैं और नाटकीय हैं, किंतु तीसरा दृश्य जो है, जहाँ मातृगुप्त की भावुक कल्पना से अतिरंजित प्रणयानुभूति व्यंजक, वह एक ऐसा दृश्य है जिसका नायक स्कंदगुप्त के अंतर बाह्य संघर्ष से कहीं दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। अर्थात वो देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे यह दृश्य इस नाटक का अंग हो ही नहीं सकता, यह नहीं है। इससे अंकगत दृश्यों का कुल प्रभाव जो है वो है बाधित होता है। यह दृश्य ना तो सीधे आंतरिक संघर्ष से ही जुड़ता है, न बाहरी संघर्ष से इसका कोई सीधा रिश्ता नजर आता है। यह तत्वतः अतिरिक्त दृश्य ही प्रतीत होता है। इससे नाटकीय क्रिया व्यापार की जो मूल धारा है वह बच्चों टूटती है। यह दृश्य नाटक में सम्मिलित प्रभाव को खंडित करता है। इसी तरह की शिथिलता को प्रकट करने वाली दृश्य योजना चौथे अंक के तीसरे और चौथे दृश्य की भी है। ये दृश्य मूल क्रिया व्यापार से विच्छिन्न से जान पड़ते हैं। ऐसी दृश्य योजना के कारण नाटक की जो प्रस्तुति है वह संश्लिष्ट संवेदनात्मक प्रभाव सुलभ नहीं हो सकता। नाटक की प्रस्तुति संश्लिष्ट नहीं हो सकती, संवेदनात्मक प्रभाव सुलभ नहीं हो सकती। नाटक की कलात्मक अभिव्यक्ति में विचारशीलता और रंग योजना के बीच सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कलात्मक अभिव्यक्ति में विचारशीलता और रंग योजना के बीच सामंजस्य, अर्थात जो रंगमंच पर पात्र हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चाहे वो स्कंदगुप्त हो, है ना, चाहे वो नाटक के अन्य पात्र हों, उनमें, उनके संवादों में, उनकी भाषा में और रंग योजना में, और सबसे बड़ी बात है कि जो श्रोता हैं, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो नाटक को देख रहे हैं, उनके सबके बीच एक सामंजस्य होना जो है वो बहुत आवश्यक है। और यह सामंजस्य बनेगा कैसे? अगर नाटक जो है वह रोचकता से भरा हुआ है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, अगर नाटक में थोड़ा बहुत मनोरंजन भी है,
तीसरी बात, अगर नाटक के पात्रों के द्वारा जो भाषा प्रयोग की जा रही है वह सामने सुनने वाले श्रोता को समझ आ रही हो, तभी तो नाटक को सफल माना जाएगा ना। ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। स्कंदगुप्त के वस्तु विधान में कहीं ना कहीं बड़े भद्दे जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गति जो है वह संभालना कठिन हो गया है। घटना के गद्यात्मक विकास के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति को उसी समय जैसे भूमि फाड़कर या ऊपर से टपक पड़ने की तरह उपस्थित कर देना पड़ा है। तृतीय अंक के दृश्य एक में प्रपंच बुद्धि से शिप्रा तट पर भट्टार्क की भेंट घटना की गति संभालने के लिए इसी तरह का मिलन है। अर्थात ऐसा लगता है कि ये पात्र ऊपर से एकदम से या ये बात ऊपर से एकदम से टपक पड़ी है ना। अर्थात देखने में ऐसा लगता है कि यह नाटक का अंग नहीं था, अचानक से यह उसके बीच में डाल दिया गया है। कुंभा के बांध तोड़ दिए जाने पर स्कंदगुप्त का जलाधारा में बहते हुए कमला की पर्णकुटी पर पहुंचना घटना विकास के लिए चित्रित एक ऐसा ही संयोग है। संयोग से विकसित की जाने वाली ऐसी जो घटनावलियां हैं आज के शिष्ट तार्किक व्यक्ति को चुभती हैं। अर्थात जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तार्किक है, तर्क पर बात करता है, तर्क को आधार मानता है, उसको ऐसी बातें चुभती हैं। उसके मन में ऐसा एक प्रश्न उठता है कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया, ऐसा होना संभव है या नहीं है। तो ऐसी बातें जो हैं इसे हम पारसी रंग प्रदर्शन की चौंकाने वाली पद्धति के ही अनुरूप पाते हैं। और हम यह कह सकते हैं कि पारसी रंगमंच से हिंदी नाटकों को मुक्त रखने का संकल्प लेकर चलते हुए प्रसाद जो हैं उसी का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। प्रसाद के नाटकों के अभिनय को कठिन बनाने वाले तत्वों में एक प्रमुख तत्व उनके भाषा प्रयोग को भी माना जा सकता है। भाषा प्रयोग कैसे कि भाषा जो है, उनके नाटकों की भाषा जो है वह क्लिष्ट, चित्रात्मक, अलंकारिक और गीतात्मक है। और संवाद जो हैं, पात्रों के जो संवाद हैं, डायलॉग्स हैं, वह बहुत दीर्घ हैं। दीर्घ अर्थात बहुत लंबे और बहुत बड़े हैं, है ना। अधिकतर कथोपकथन लंबे और वर्णनात्मक हैं। बेटे ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसे आप तभी समझ सकते हैं, इसे आप तभी हृदयंगम कर सकते हैं यदि आपने नाटक को पढ़ा है। तो मैं बार बार अपने हर वीडियो लेक्चर में इस बात पर जोर देता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए मूल कृति जो है, मूल रचना जो है, मूल नाटक जो है स्कंदगुप्त, उसको पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप बेटे उसको पढ़ोगे नहीं तब तक शायद मेरे वीडियो लेक्चर में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप मूल कृति, चाहे वो मोहन राकेश जी का आधे अधूरे हो, चाहे वो भारतेंदु जी का कोई नाटक हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद का नाटक हो, तो मूल कृति को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्नातकोत्तर, आप एमए के विद्यार्थी हो, एमए को हिंदी में स्नातकोत्तर कहते हैं। स्नातकोत्तर के विद्यार्थी होने के कारण भी ये आपका एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि आप मूल कृति को पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर बेटे मूल कृति आपने पढ़ी होगी ना तो आपको बहुत सी बातें तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी। पात्रों की संख्या कितनी है, पात्र कितने हैं, पात्रों की बाहुल्यता है या पात्र कम है, और संवाद कैसे हैं, डायलॉग्स, संवाद, पात्रों के संवाद कैसे हैं, भाषा कैसी है। तो ऐसी बहुत सी बातें तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप मूल कृति अवश्य पढ़िए। तो चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं। जो ये नाटक या नाट्य कृति है, इसमें जो कथोपकथन है वो लंबे और वर्णनात्मक है।
उनका रूप काव्यात्मक या औपन्यासिक है। नाटक की संवाद योजना में तभी नाट्य तत्व या अभिनयात्मक सौंदर्य आता है जब संवादों में एक अवस्था या स्थिति से दूसरी अवस्था या स्थिति की ओर बढ़ने की तीव्रता दिखलाई पड़ती है। स्कंदगुप्त में भाषा का काव्यात्मक प्रयोग जो है वो नाट्योपयोगी नहीं है। उसमें भाषा और संवाद का प्रयोग ना तो अभिनय व्यंजक गति को उकसाने वाला है और ना ही स्थिति विकास की नाट्योचित गतिशीलता ही उसमें पाई गई है। तो इस दृष्टि से भी स्कंदगुप्त जो है वो रंगमंच की दृष्टि से अधिक मूल्यवान नहीं माना गया। स्कंदगुप्त में संवाद या स्वगत कथन ही एक ही बात को कई प्रकार से कई बिंबों में ढालकर कई शैलियों में प्रकट करते हैं, जिससे वस्तु विन्यास की गत्यात्मकता को शिथिलता होती ही है, वह दर्शकों की दृष्टि से भी बहुत दुरूह लगती है। रंग प्रयोग व्यवहारिक भाषा ही दर्शकीय संदर्भ की दृष्टि से उपयोगी मानी जा सकती है। सृजनात्मक भाषा की सूक्ष्म व्यंजना और वक्रता अभिनय का स्वाद लेते समय सामान्यतः दर्शक की पकड़ से बाहर हो जाती है। नाट्य रचना में सर्वसाधारण का ध्यान रखकर व्यवहारिक भाषा या सरल भाषा का प्रयोग ही वांछनीय है, क्योंकि भाषा जहाँ व्यवहार में हो और सरल भाषा हो वही लोगों पर अपना असर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो नाटक की रंगमंचिता सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि भाषा सरल हो और व्यवहारिक हो। लेकिन अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें, स्कंदगुप्त नाटक की बात करें, तो स्कंदगुप्त में प्रसाद ने संस्कृतनिष्ठ संधि समास युक्त क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि उसकी सृजनात्मकता पाठकों को प्रभावित करती है। सभी पात्र चाहे उनका सामाजिक स्तर कैसा भी क्यों ना हो, एक सी संस्कृतनिष्ठ सूक्तियों दार्शनिक मुहावरों से युक्त प्रतीकात्मक और बिंबात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्कंदगुप्त में भाषा का सृजनात्मक रूप मिलता है। नाटक का प्रधान केंद्र चरित्र चित्रण को बनाने के कारण चरित्रों के आंतरिक भावों, विचारों, क्रियाओं को छायावादी शैली में विवृत करने के कारण भाषा संवाद में चित्रात्मकता है। अनुभूति सिक्त स्वयं स्फूर्त कथन अलंकृत, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक और लयात्मक है। प्रसाद, माधुर्य और ओज गुणों से युक्त शब्दों का प्रयोग करने के कारण भी संवादों की भाषा जो है वह काव्योचित प्रतीत होती है। तो यहाँ हमने दोनों पक्षों पर विचार किया। दोनों पक्षों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस दृष्टि से यह सफल है और किस दृष्टि से यह नाटक असफल है। ठीक है, अगर तो हम काव्यात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो स्कंदगुप्त को हम एक सफल नाटक कह सकते हैं। बड़े साधारण से शब्दों में आपको बोल रहा हूँ कि अगर तो हम काव्यात्मक दृष्टि से नाटक पर विचार करते हैं तो उस दृष्टि से हम इसे एक सफल नाटक कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रंगमंचीय दृष्टि से इस नाटक पर विचार करें तो रंगमंच की दृष्टि से हम इस नाटक को सफल नहीं मान सकते, क्योंकि रंगमंचीय दृष्टिकोण के अनुसार इसमें बहुत सी न्यूनताएं जो हैं वो पाई गई हैं। ठीक है बेटे, स्कंदगुप्त नाटक है उसमें कई ऐसे संवाद हैं जिसकी वाक्य रचना बहुत जटिल है। संयुक्त, मिश्र और यौगिक वाक्यों में व्यक्त होने से संवादों की भाषा जटिल तो लगती ही है, अब उसमें विस्तार भी बहुत हो गया है और उसके जो कथन हैं वह भी बहुत लंबे होते हैं।
ठीक है, तो यह भी एक विशेष कारण माना गया है। और अगर मैं आपको निष्कर्ष रूप में या अंत रूप में मैं आपको कहूँ कि मैं निष्कर्ष रूप में मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो निष्कर्ष यह है कि स्कंदगुप्त की नाट्य भाषा में सरल, क्लिष्ट, सजीव, निर्जीव संवाद के सभी रूप मिलते हैं। प्रसंगों का जैसा दबाव है उसी के अनुसार भाषा कहीं सरल और कहीं जटिल, कहीं निर्जीव तो कहीं सजीव रूप से व्यक्त हुई है। क्लिष्ट भाषा केवल वहाँ प्रयुक्त की गई है जहाँ नाट्य स्थिति में भावुकता का उन्मेष है, अथवा जहाँ पात्र अंतर्द्वंद या दार्शनिक उहापोह में खो जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्थिति व्यवहारिक है या विवरण, सूचना, तनाव, व्यंग, हास आदि से संबद्ध है, वहाँ भाषा क्या है, वहाँ भाषा सरल है। नाटक में गीतों की योजना से भी प्रसाद अपनी नाट्य कला की मौलिकता का आभास देते हैं। प्रसाद के नाटक जो हैं वह गहन संवेदना के क्षणों में रचित नाटक हैं। वे जीवन की भावात्मक ऊष्मा व्यंजित करने वाली संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अन्य नाटकों की तरह ही स्कंदगुप्त में भी नाट्य वस्तु के प्रकट तीव्र संवेदनात्मक क्षणों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसाद को जहाँ काव्यमय गद्य संलाप पर्याय प्रतीत नहीं हुए, वहाँ उन्हें गीतों में रूपायित करने का प्रयास किया है। इस प्रयत्न में उन्होंने नाटक के प्रवाह को जगह जगह से बाधित कर दिया है। कैसे? क्योंकि गीत जो हैं वो लंबे हैं और उनकी भाषा जो है वो दुरूह है। और एक बात और है कि गीतों को सुनने और गीतों को समझने और गीतों में लयात्मकता होती है, तो उसमें जो देखने वाला है नाटक को, सामने जो दर्शक है जो देख रहा है, जिसके सामने नाटक की रंगमंचीय प्रस्तुति की जा रही है, तो कहीं कहीं वह जो कथा है, नाटक की कथा है, उसको वह भूल जाता है और वह गीतों में ही खो करके रह जाता है। स्कंदगुप्त में अगर आप देखो तो कुल 15 गीत हैं। नाटक के प्रत्येक अंक में और कई दृश्यों में गीतों का जो विधान है वह किया गया है। गीत कहीं पात्रों के स्वभाव को व्यंजित करते हैं तो कहीं कथानक में भाव दीप्ति का सौंदर्य भरते हैं या अंतर वस्तु के अगोचर प्रवाह की व्यंजना करते हैं। तो गीत जो हैं स्कंदगुप्त में कुल 15 के लगभग पाए गए हैं। स्कंदगुप्त में गीत योजना नाटक की काव्यात्मकता को सुदृढ़ करती है। उसकी योजना से कहीं नाटक की अंतर्वस्तु का विस्तार किया गया है तो कहीं अंतर्वस्तु और बहवस्तु को जोड़ने का प्रयास भी लेखक द्वारा किया गया दिखाई पड़ता है। कहीं उनसे नाट्य व्यापार की दिशा निर्धारित होती है तो कहीं पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं जो हैं वो उद्घाटित की गई हैं। किंतु यह भी प्रकट है कि गीतों से नाटक के अभिनयात्मक व्यापार में शिथिलता आती है। कभी कभी तो नाट्य व्यापार इतना स्थिर हो जाता है कि दर्शक के लिए ऊबने की संभावना पैदा हो जाती है। तो ये तो बेटे देखो, मैं अगर कहूँ कि हर चीज़ हर व्यक्ति को पसंद आती है तो क्या यह संभव है? नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक रुचि है। किसी को मान लो किसी को सैड सॉन्ग्स सुनने अच्छे लगते हैं तो दूसरी तरफ किसी को सैड सॉन्ग्स सुनने अच्छे नहीं लगते। तो प्रत्येक व्यक्ति की एक रुचि है। और अगर हम नाटक को केंद्र में रख करके बात करते हैं तो जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं, स्कंदगुप्त नाटक में 15 के करीब गीत हैं और उसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, भाषा क्लिष्ट है, संवाद जो हैं वो लंबे हैं, वाक्य जो हैं वो लंबे हैं। तो यहाँ पर स्वभाव में है कि जो दर्शक है उसको कहीं ना कहीं नाटक जो है
वो रंगमंचीय दृष्टि से अच्छा ना लगे, या नाटक जो है वह दर्शक पर अपना एक प्रभाव छोड़ने में सफल ना हो। ठीक है, तो भाषा अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखती है। किसी भी कृति को अगर हमने सफल बनाना है, लेखक ने सफल बनाना है, तो ये आवश्यक है कि व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जाए, सरल भाषा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो समग्रतः अभिनय की दृष्टि से स्कंदगुप्त की रचना जटिल ही ज्ञात होती है। दृश्यों और पात्रों की इतनी अधिकता है कि रंगमंच की सीमा में वे सिमट ही नहीं पाते। इतने अधिक दृश्य हैं, इतने अधिक पात्र हैं, पात्रों के कितने ही रूप एक साथ सामने आते हैं, जिससे उनका समुचित रूप से समूहीकरण जो है वो असंभव दिखलाई पड़ता है। जैसे ऐतिहासिक पात्र हैं, काल्पनिक पात्र हैं, नागरिक पात्र हैं, सैन्य दल हैं, धर्माचार्य आदि, तो इतने अधिक पात्रों के रूप एक साथ दिखाई पड़ते हैं, और उनके क्रियाकलाप के वैविध्य को सामूहिकरण में व्यवस्थित करना भी सुलभ नहीं है। रंगमंच की कई भूमियों पर क्रिया व्यापार को संयोजित करने की भी संवेदना का अभिष्ट प्रभाव जो है वह उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बेटे, सबसे बड़ी समस्या तो भाषा और संवादों की है ना, कि अगर भाषा ही सरल नहीं है, स्पष्ट नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, संवाद जो हैं वो बहुत लंबे हैं या बहुत क्लिष्ट हैं या संस्कृत भाषा से युक्त हैं, तो अभिनेता के लिए अभिनय के साथ उसे व्यक्त करना बहुत कठिन है। उसकी अर्थमूलक सूक्ष्म संयोग व्यंजनाओं एवं दार्शनिकता का दर्शक उनको ग्रहण ही नहीं कर पाता। नाटक की सार्थकता दर्शकों द्वारा नाट्यार्थ और नाट्यगत संवेदनाओं की ग्राह्यता में है, अर्थात जो दर्शक है वो उसे ग्रहण कर ले। दर्शक की ग्राह्यता की दृष्टि से स्कंदगुप्त एक दुरूह नाटक है। अतः अभिनय की प्रयोजनीयता ही सिद्ध ना हो सके तो नाटक को अभिनय नहीं माना जा सकता। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में आपने नाटक की रंगमंचीय संभावनाओं का अध्ययन किया है। प्रसाद के उक्त नाटक को रंगमंच पर खेले जाने की दृष्टि से विचार करने पर हमारे सामने बच्चों कई बातें उभर कर सामने आती हैं, जिनका विवेचन करने में हम इसकी चुनौतियों को समझ सकते हैं। स्कंदगुप्त 5 अंकों में विभाजित पूर्ण नाटक है। प्रत्येक अंक में प्रायः 6 और 7 दृश्य हैं। इस प्रकार कुल 33 दृश्य हैं। किसी नाटक में 33 बार दृश्यों के बदलने से उसकी जो प्रभावंती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। दृश्य परिवर्तन के साथ स्थान और स्थिति में भी भारी फेरबदल जो है वो करना होता है। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में दृश्यों में क्रिया व्यापार की एकता का भी अभाव हमें दिखाई पड़ता है। किसी दृश्य में घटनाएं तेजी से घटनी हैं तो किसी में शिथिलता आ जाती है। संवादों की भाषा भी रंगमंच के अनुरूप नहीं है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली, लंबे और द्रुह वाक्यों के कारण संवाद जो हैं वो दर्शकों तक अपनी पैठ, अपनी पहुंच, अपनी संप्रेषणीयता नहीं बना पाते। यद्यपि संवाद में नाटकीयता, अलंकारिकता, बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता होने की वजह से नाटक में काव्योचित गुण तो आ गए हैं, लेकिन इससे नाटक की रंगमंचीय जो संभावना है उसको क्षति पहुंचती है। प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में अभिनेता की दृष्टि से कई कठिनाइयां उपस्थित होती हैं, जैसे बार बार दृश्यों का परिवर्तन, ऐसी घटनाएं और व्यापारों का उल्लेख जिन्हें रंगमंच पर दिखाना लगभग असंभव है, और यदि उन्हें सांकेतिक रूप में दिखाते हैं
तो उसका दर्शक पर अनुकूल प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। और चरित्रों की अधिक संख्या भी नाटक की अभिनेता की सीमा को प्रदर्शित करती है। इन सीमाओं के बावजूद नाटक के चरित्र प्रभावशाली हैं, उनका विकास मनोवैज्ञानिक यथार्थ के अनुरूप हुआ है और चरित्रों के अंतर और बाहरी द्वंद्वों को अभिव्यक्त करने में भी नाटककार जो है वह पर्याप्त सफल कहा जा सकता है। प्रसाद जी के नाटकों की एक प्रमुख विशेषता है उसमें गीतों की रचना। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस नाटक में भी लगभग 15 गीत शामिल किए गए हैं जो मानव की विभिन्न स्थितियों, मनस्थितियों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन गीतों का दृश्यों में संयोजन सदैव जो है वह प्रभावशाली नहीं बन पाया है। वे कई बार नाटक के सहज प्रभाव और नाटकीयता को बाधित करते हैं। परंतु फिर भी अगर हम बात करें कि मूल रूप में या समग्र रूप में हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि रंगमंचीयता की दृष्टि से भले ही यह नाटक हम सफल कहें या ना कहें, किंतु काव्यात्मक दृष्टिकोण से यह प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त अत्यंत सफल रहा है। तो आज की इस इकाई में बेटे इतना ही। हम बात कर रहे थे स्कंदगुप्त नाटक की रंगमंचीयता पर। आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा और इससे आपको अपने पाठ्यक्रम को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। तो आज की इकाई में बेटे इतना ही, फिर अगली इकाई में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।